दोस्तों, ये कहानी है युद्ध से जूझ रहे अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव की, जहां एक जवान औरत उस शादी में कैद है जो उसने कभी चाही ही नहीं थी। अब उसकी जिंदगी उस लकवाग्रस्त पति की देखभाल करने में बीत रही है, जिसने हफ्तों से एक उंगली भी नहीं हिलाई है। वह चुपचाप अपने दर्द को पालती है, अपनी बेटियों को संभालती है और हर सुबह एक मुर्दा शरीर के पास जागती है। लेकिन फिर एक दिन उसके घर में कुछ सैनिक घुस आते हैं और उनमें से एक जवान उसे सिर्फ एक मरीज या मजबूर औरत की नजर से नहीं, बल्कि एक औरत के रूप में देखने लगता है। और तब सालों बाद उसके अंदर कुछ जागता है, एक एहसास जिसे वह मर चुका समझ बैठी थी। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है, शायद अब उसे जीने का कोई बहाना मिल जाएगा। लेकिन उसी दौरान वह आदमी जो हफ्तों से न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था, अचानक आंखें खोलता है। उसकी आंखों में आग है, जलन है और एहसास है धोखे का। वह अब बदला लेना चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। ये कहानी शुरू होती है एक खंडहर हो चुके अफगानिस्तान के गांव से, जहां एक जवान औरत दिन रात अपने बिस्तर पर पड़े पति की सेवा में लगी है। धीरे धीरे पता चलता है कि वह आदमी पूरी तरह से बेहोश है, न बोल सकता है, न चल सकता है और न ही कोई डॉक्टर साफ तौर पर बता पा रहा है कि उसे क्या हुआ है। गांव के डॉक्टर ने कहा था कि 2 हफ्ते में वह ठीक हो जाएगा, लेकिन 16 दिन बीत चुके हैं और कोई फर्क नहीं आया। हर रोज उसकी पत्नी दुआ मांगती है कि काश कोई चमत्कार हो, और अकेले ही वह अपनी 2 बेटियों को पाल रही है, जिनकी उम्र सिर्फ 3 और 5 साल है, इतनी छोटी कि वो किसी काम नहीं आ सकती। गाँव पर हर रोज हमले हो रहे हैं और एक शाम जब बच्चे कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है, तो माँ झूठ बोलकर उन्हें सुला देती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से पानी लाने वाला गायब है। अगली सुबह वह अपने पति के लिए दवा लेने फार्मेसी जाती है, लेकिन दुकानदार उसे खाली हाथ लौटा देता है, क्योंकि पिछली दवाओं के पैसे अभी तक बाकी हैं। लाचार वह घर लौटती है और चीनी को पानी में घोलकर उसे पिलाने की कोशिश करती है, बस कहीं कोई उम्मीद हो। जब कोई मदद नहीं आती तो वह फैसला करती है कि वह अपनी मौसी के पास जाएगी, जो अगले गांव में रहती हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी मौसी तो काफी समय पहले ही कहीं और चली गई है और कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। अब वह पूरी तरह अकेली है। वापस लौटकर वह अपने बेहोश पति के सामने अपना दर्द उंडेलती है, उसके परिवार को कोसती है कि उन्होंने उसे कैसे अकेला छोड़ दिया। तब हमें पता चलता है कि उस आदमी को गोली तब लगी थी जब वह एक झगड़े में अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव में अफवाह फैल गई कि वह तालिबान के लिए लड़ता था और इसी डर से उसका अपना परिवार भी उसे छोड़कर भाग गया। एक दिन जब माँ बाहर गई होती है तो छोटी बच्चियां अपने पिता के शरीर पर खेलने लगती हैं और उनके मुंह से दवा वाली नली खींच लेती हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन माँ समय पर लौट आती है और सब ठीक कर देती है। कुछ देर बाद गांव की एक औरत माला आती है, जो उनके लिए दुआ पढ़ने का रिवाज करती है, लेकिन यह औरत बहाना बनाती है कि वह दुआ में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि उसे मेंस्ट्रुअल फ्लो आया है। अचानक हवा में युद्धक विमानों की गूंज सुनाई देती है और गांव पर फिर से हमला शुरू हो जाता है। परिवार और पड़ोसी अंडरग्राउंड शेल्टर में छिप जाते हैं। कई घंटों की बमबारी के बाद थोड़ी शांति आती है और वे बाहर निकलते हैं। औरत को राहत मिलती है कि उसका पति अभी जिंदा है, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। फिर से गोलियां चलने लगती हैं और वह फिर से बच्चों को लेकर शेल्टर में भाग जाती है। शेल्टर में छिपे होने के दौरान हम देखते हैं कि हथियारबंद सैनिक घर में घुस जाते हैं और उस बेहोश आदमी को ढूंढ निकालते हैं। शुरू में उन्हें शक होता है, लेकिन जब पता चलता है कि वह मुसलमान है तो वे उसे मारने से माफ कर देते हैं। हालांकि उसकी शादी की अंगूठी और कलाई की घड़ी छीन कर ले जाते हैं। घंटों बाद औरत शेल्टर से बाहर आकर देखती है कि सैनिक क्या कर गए हैं। वह दुखी होने ही वाली थी कि बाहर से चीखें सुनाई देती हैं। बच्ची की माँ अपने पूरे परिवार को मृत देखकर पागल हो जाती है। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उसी पल औरत को यकीन हो जाता है कि अब वह इस जगह एक पल भी नहीं रह सकती। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर फिर से अपनी मौसी की तलाश में निकल पड़ती है। पिछले वाले घर पर उसे बताया जाता है कि मौसी गायब है और उन्हें रहने की इजाजत नहीं है। मजबूरन वह सीढ़ियों पर बैठ जाती है और हिलने से इनकार कर देती है। आखिरकार बूढ़ी औरत मान जाती है और उसे मौसी का नया पता बता देती है। अंततः वह अपनी मौसी को ढूंढ ही लेती है और मौसी उसे बड़े प्यार से स्वागत करती है। औरत अपनी सारी मुश्किलें एक एक करके सुनाती है और मौसी चुपचाप सब सुनती है। फिर मौसी अपनी कहानी भी बताती है। वह बताती है कि कैसे उसने अपने सौतेले पिता को मार डाला था, क्योंकि वह उसकी माँ और बहनों का फायदा उठाया करता था। अब वह उसी जुर्म के बोझ को ढोते हुए छुप छुप कर एक होटल में रहती है, हमेशा डरी सहमी। यह कहानी सुनकर औरत के मन में और भी बेचैनी हो जाती है, लेकिन वह अपनी बेटियों को मौसी के पास छोड़कर वापस अपने पति के पास लौट जाती है, क्योंकि वह उसे मरने नहीं दे सकती। उस शाम वह उसके बगल में बैठकर बोलने लगती है, मानो किसी गवाह के सामने कबूलनामा कर रही हो। वह उनके 10 सालों की शादी को याद करती है और मानती है कि उसने कभी सच्ची खुशी नहीं देखी, यहाँ तक कि अपनी शादी के दिन भी नहीं, जब वह जंग पर था और उसे उसकी तस्वीर से शादी रचानी पड़ी थी। यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी उसके लिए एक बड़ी बात होती थी, खासकर उसके जीजा सालों की क्रूरता के कारण। अपनी बातों में वह अपने बचपन के कुछ दर्द भी सुनाती है। उसे याद है कि कैसे उसके पिता को बटेरों का दीवानापन था और उसका सारा ध्यान अपने बच्चों से हटकर सिर्फ उन्हीं पर था। वह बटेरों पर जुआ भी खेलता था और एक दिन जब वह एक
एक शर्त हार गया तो उसने अपनी सिर्फ 12 साल की बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जो उससे 4 गुना बड़ा था। वह खुद बहुत डर गई थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा न हो जाए, तो उसने चुपके से अपने पिता की सारी कीमती चिड़ियों को पिंजरे से आजाद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से एक बिल्ली ने उन सबको मार डाला। ये सारी दबी हुई यादें सुनाते हुए वह अंततः मान लेती है कि उसका पति उसके लिए कभी पति जैसा नहीं लगा, बल्कि एक मूक उपस्थिति जैसा था जिसके पास वह कभी पहुंच ही नहीं पाई। फिर एक क्षण में सब कुछ उंडेलने के बाद वह उसके मुंह से दवा वाली नली हटा लेती है और घर से बाहर निकलकर अपनी मौसी के पास वापस चली जाती है। जैसे जैसे जंग बढ़ती है और शहर सैनिकों से भर जाता है, वह अपने पति की सुरक्षा को लेकर बहुत डरने लगती है। इसलिए उसे बचाने के लिए वह घर के अंदर एक गुप्त कोने में उसे छुपा देती है और अच्छे से ढक देती है। उसे छुपाए कुछ ही देर हुई थी कि सैनिकों का एक दल जोर जबरदस्ती घर में घुस आता है। वे उस औरत से पूछताछ करने लगते हैं, क्या उसका कोई पति है, किसके साथ रहती है, क्या करती है। वह इतनी डर जाती है कि झूठ बोलने का फैसला कर लेती है। वह कहती है कि वह एक विधवा है और यह घर उसका काम करने की जगह है। सैनिक उसका मतलब समझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि वह एक सेक्स वर्कर है। एक सैनिक तो उसके मुंह पर थूक कर कहता है कि वह अपने लिए शर्म का कारण है। उस रात वह अपने पति के पास लौटती है और फिर से उसके सामने अपना दर्द बयां करती है और कुछ और पुरानी यादों को बाहर निकालती है। लेकिन अगली सुबह अचानक बाहर से आवाज सुनकर वह चौंक जाती है। डरती है कि कहीं सैनिक वापस न आ गए हों, तो जल्दी से अपने पति को फिर से छुपा देती है। बाद में उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही जवान सैनिक है जो एक दिन पहले अपने कमांडर के साथ आया था। वह जवान दिखने में छोटा सा है और अकेला है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह उसके सामने कुछ पैसे फेंकता है और फिर जबरदस्ती उसके साथ जबरन सेक्स करने लगता है। उसके पास कोई ताकत नहीं है, वह बेबसी से सब कुछ सह लेती है। वह जवान ज्यादा देर नहीं रुकता, कहता है कि यह उसका पहली बार किसी औरत के साथ होना था। लेकिन इस घटना के बाद भी औरत बुरी तरह हिल चुकी होती है। शर्म से और अपमान से वह चुपचाप खुद को धोती है और तमाम मानसिक आघात के बावजूद वह उस पैसे का उपयोग अपने पति के लिए दवा और अपनी बच्चियों के लिए खाना खरीदने में करती है। अगले दिन वही जवान फिर से लौटता है। वह उसे फिर से पैसे देता है और फिर से उसका फायदा उठाता है। लेकिन इस बार वह पहले से थोड़ी ज्यादा तैयार होती है। शायद मजबूरी, शायद अकेलेपन ने उसे झुका दिया था। वह अपने पति से फिर से बात करती है और इस बार वह उसे सैनिक के बारे में सब कुछ बता देती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि वह कबूल करती है कि वह जवान सेक्स में उससे भी बेहतर था। यह शब्द उसके मुंह से निकलते ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। अचानक उस पर जबरदस्त पछतावा छा जाता है और वह तुरंत कुरान पढ़ने बैठ जाती है। आंसुओं के साथ माफी मांगती है। अगले दिन जब वह अपनी मौसी के घर से लौटती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उनका टूटा हुआ दरवाजा अब ठीक हो चुका है। वह समझ जाती है कि यह उसी जवान ने करवाया होगा। बाद में जब वह सैनिक आता है तो वह उससे कहती है कि वह काम कर रही है, मतलब वह उससे दूर रहना चाहती है। लेकिन जब वह जवान बस कुछ मिनट के लिए रुकने की गिड़गिड़ाहट करता है तो वह मान जाती है। वे एक निजी कमरे में जाते हैं। वहाँ वह अपनी कमीज उतारता है और उसके शरीर पर सिगरेट जलाने के निशान और कारतूसों के दाग दिखते हैं। तब औरत को समझ में आता है कि यह जवान सैनिक अकादमी में बहुत बुरा उत्पीड़न झेल चुका है। वह उसे बताता है कि वह एक अनाथ है और जबरदस्ती उसे आर्मी में भेजा गया था। उसकी यह बात औरत के दिल को छू जाती है और वह अपनी मौसी से जाकर यह सब बातें साझा करती है। जब वह घर वापस लौटती है तो हैरान रह जाती है। उसके दरवाजे के सामने ताजे फलों का थैला और एक सोने का हार रखा है। सालों बाद उसे पहली बार कोई खुशी महसूस होती है, कोई एहसास कि वह अब भी एक औरत है। वह उस रात अपने पति के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है, हर दर्द, हर गिला, वो जवान और उसके परिवार का सच। और फिर वह उसे एक रहस्य बताती है जो कोई नहीं जानता। वह कहती है कि उसका पति इनफर्टाइल है, वह कभी बाप नहीं बन सकता था। और फिर वह सबसे बड़ा धोखा खोलती है। उसकी सास के दबाव और बच्चे न होने के झगड़े के कारण उसने किसी और का सहारा लिया था और उनकी दोनों बेटियां उसके पति की नहीं है। ये इकबालिया बयान खत्म होते ही उस आदमी के अंदर कुछ टूटने की आवाज आती है। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा भर जाता है और वह अचानक होश में आ जाता है। उसका हाथ धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक हिंसक झटके में वह उसके गले पर जा लगता है, उसे पूरी ताकत से दबाने लगता है। औरत को पहले खुशी होती है कि उसका पति आखिरकार होश में आ गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि वह उसकी जान लेना चाहता है। संघर्ष करते करते वह अपने हाथ से एक चाकू पकड़ लेती है और अपना बचाव करते हुए उसी चाकू से उसे घातक वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। ठीक उसी पल वह जवान सैनिक घर के अंदर आता है और खिड़की के माध्यम से उस औरत को देखता है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। यहाँ पर यह दर्द भरी कहानी खत्म होती है। यह थी फिल्म द पेशेंट स्टोन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको यह एडल्ट मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।